बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, आज हम बात करेंगे ज़रा डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर। हर वक्त परेशान आपको कोई ना कोई दिखता है। इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है, मगर हमने इसके रीज़न्स के ऊपर जैसे बात की होगी कि क्यों होता है, क्या होता है, मगर इसको ख़त्म करने की जो टेक्निक्स है ना, उसके ऊपर हम बात कर नहीं पा रहे होते मोस्टली। अब असल में हम खुद इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, इस डिप्रेशन को, एंजाइटी को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करें अपनी लाइफ में, खुद ऐसे एक्शंस करें कि ये ज़िंदगी भर के लिए हमारी ज़िंदगी से दूर है। अच्छा, एक बात अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मी कहती थी कि जब तक ज़िंदगी है ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान जो है किसी फ़िक्र व फाका में ना हो। इस दुनिया में जब तक हमने रहना है, हमें किसी न किसी किस्म का फ़िक्र व फाका रहना है। हम कहते हैं हमें पीस चाहिए, हमें पीस चाहिए। जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं, ये हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी आजमाइशों का हिस्सा है, ठीक है। हमारे साथ ये डिप्रेशन भी चलेगा, टेंशन भी चलेगा, एंजाइटी भी होगी, हमें किसी चीज़ की टेंशन भी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ गुजारनी है, हर एक के साथ चलनी है, ये तो आपके साथ का हिस्सा बन गया है। मगर हाँ, कभी अमूमन कोई ऐसी टेंशन या कोई ऐसा डिप्रेशन जो है हम अपने ऊपर ऐसे हावी कर लेते हैं कि हमारे सामने जो खड़ी हुई कोई ज़ात है, हम उसको नहीं देखते वो कौन है। वो हमारा बाप है, हमारा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरा शौहर है। हम उसको ऐसे बोतान लगाते हैं, हम उसको गालियाँ देते हैं, हम उसके ऊपर चीखते हैं, हम उसको जलील करते हैं, हम उसको ये फलानी फलानी उसकी किरदार कशी तक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे इस ट्रॉमे को अपने ऊपर हावी कर चुके होते हैं। तो अब ये चीज़ें आपके अंदर जो है एंजाइटी, बीमारियाँ और आपके अंदर ये जो गुस्से की शिद्दत है, इसको पैदा कर देता है। अब इनसे तो बचने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर डिप्रेशन ज़्यादा हावी हो जाए आपके ऊपर, टेंशन आपने ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ले ली, तो जिस्म के आर्गन्स तो हमारे ख़राब होंगे, साथ साथ हमारा दिमाग इस तरीके से ख़राब होगा कि वो सिग्नल देना छोड़ देगा बॉडी को, और फिर हम सुसाइड भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन का शिकार आदमी ही तो सुसाइड करता है, और कौन करता है? मैं और आप नहीं, डिप्रेशन का शिकार आदमी करता है। इसीलिए आज इन सबको अपने अंदर से हटा वही तो मैं कहूँगी कम करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो हम पूछेंगे। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, माहिर नफ्सियात भी हैं, और हम अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये देखें, बात तो एक तरीके से मैं जो कह रही हूँ कि एक ये डिप्रेशन, टेंशन, ठीक है, हम इससे दूर तो नहीं भाग सकते, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी न किसी काम में, किसी न मरहले में, किसी रिश्ते में, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें मिलनी है जिसका हम शिकार होंगे। मगर हमने इसको हावी नहीं करना कि हमारी सेहत ख़राब हो जाए, हम अपने दिमाग का तवाज़ुन खो बैठे हैं और हम दूसरे का जो है ना नुकसान करना शुरू करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, फिर सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। कैसे बचा जाए? जी बहुत अच्छी बात। पहली बात तो ये कि हमने ये फैसला कर लिया कि 99.9% एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वो बुरी चीज़ है। पहली बात तो ये कि अगर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार नहीं की, यानी उसकी अलामात जो हैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, पहले अलामतें सुन लें ताकि लोगों को समझ आ जाए बीमारी में और कैफियत में क्या फ़र्क है। अब मैं आज डिप्रेस हूँ कि सुबह मेरे साथ कोई वाक़या हुआ, अच्छा, ये एक अलग बात है। अच्छा, आप डिप्रेस हैं कि एक आध दिन पहले आपने कोई ऐसा वाक़या देखा, कोई खबर पढ़ी आपने, हमने कोई ऐसी गुफ्तगू की, हमने कोई ऐसी महफिल, वो कैफियत है। बीमारी कब बनती है? अच्छा, जब आप लगातार 6 माह तक उसी कैफियत में रहें। पहली बात ड्यूरेशन 6 मंथ। नंबर 2, उस कैफियत की वजह से आपकी एवरीडे लाइफ मुतासर हो जाए, यानी जो काम आप करती हैं वो ना कर सकें, खाना खाना, नाश्ता करना, कपड़े बदलना, आना, अपना प्रोग्राम करना, गाड़ी चलाना, ये काम आप छोड़ दें, इनमें से कुछ काम ड्रॉप कर दें, इसका मतलब आप आपकी लाइफ पे असरअंदाज हो गए। नंबर 3, इन कैफियत की वजह से आपकी नींद और आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाए। 2 तरह से हो सकती है डिस्टर्ब। नींद 8 घंटे लेती थी, 8-8 15-15 घंटे लेनी शुरू कर दी, यानी ज़्यादा हो गई या कम हो गई। खाना 1 रोटी या 1 चपाती खाते थे, 4 चपातियाँ खानी शुरू कर दी, या बिल्कुल रोटी छोड़ दी। अब ये 3 बड़ी वजूहत मैंने बयान की। ड्यूरेशन नंबर 1, एवरीडे लाइफ मुतासर होना नंबर 2, और उसकी वजह से आपकी भूख और आपकी नींद मुतासर हो जाना नंबर 3। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, अब आप बीमार हैं नफ्सियाती तौर पर, अब आपको ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत है। इससे पहले अगर ये तीनों अलामतें नहीं आपके अंदर, तो कैफियत है, कैफियत में आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करके
अपने आप को ब्रीदिंग करवा के या रिलैक्सेशन टेक्निक करके या मेडिटेशन करके या नमाज का सहारा लेकर या किसी गरीब की मदद करके या गुफ्तगू करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। सो पहले दोनों में फ़र्क कर देते हैं। अब वो लोग जो, जैसे आपने फरमाया कि सिर्फ एक ही शख्स दुनिया में ऐसा है जिसको स्ट्रेस नहीं होती, टेंशन नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, वो होता है डेड पर्सन जो दुनिया से जा चुका है, मर जाएंगे तो सीधी सी बात है, खत्म मट्टी पे। और ये जो आपने बात की है ना अपनी वालदा के हवाले से, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बाकायदा डॉक्टर हैंस सेले की किताब में जुमला लिखा हुआ है। अच्छा। और डॉक्टर हैंस सेले 1924 में ये बात लिख रहा है। कहते हैं? वो कहते हैं द ओनली पर्सन विदाउट स्ट्रेस इज अ डेड पर्सन। वाह। वो कहते हैं अगर दुनिया में कोई आपसे कहे कभी कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, एंग्जाइटी नहीं हुई, डिप्रेशन नहीं हुई, तो आप हमेशा समझिए कि ये जिंदा नहीं है, इसे दफनाना है फौरी तौर पे आपने। तो इससे मुराद ये हुई कि हर इंसान को होती है। अच्छा, ये मुस्बत भी है। हाँ। अगली बात ये है, ये मुस्बत भी है। मुस्बत भी। मैं आप बताता हूँ कैसे मुस्बत है। अगर आपको अपने प्रोग्राम की एंग्जाइटी ना हो, हाँ। क्या आप तैयारी करेंगी अपने प्रोग्राम के लिए? नहीं। आप ये कपड़े इस्त्री करेंगी? नहीं। आप ये जूते पॉलिश करके तैयार होंगी? नहीं। आप किसी मेकअप वाले से कहेंगी मेरा प्रोग्राम है, तुम टाइम पे आ जाना? नहीं। किसी हेयर ड्रेसर से कहेंगी मैंने सुबह बाल को स्टाइल करना? नहीं। ये कैमरामैन को हम बुलाएंगे, ये हम प्रोड्यूसर, ये एंग्जाइटी तो है मेरी और आपकी जो ये सब हमें तैयारियां, यस, ये chemicals, नोट्स तैयार कुछ करना, ना हो। पढ़ना, लिखना, पेंसिल लाना, हाँ जी, ये चीजें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये एंजाइटी है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। Okay. हम तैयार हो रहे होते हैं, हाँ। मगर इसी तैयारी के दौरान अगर हम नेगेटिव निकल जाएं, डिस्ट्रेस में चले जाएं, अनफेवरेबल, नेगेटिव, मनफी सोचों में, यानी उसकी वजह से ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, अभी हमने बात की तैयारी डिस्टर्ब हो जाए। मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, कपड़े जल जाते हैं मुझसे, इस्त्री नहीं हो पा रहे, जूते तैयार नहीं हो रहे, मेकअप नहीं करवा पा रहा, बाल सीज नहीं कर पा रहा, बच्चों को गुफ्तगू कुटना नहीं शुरू कर रहा, कर बच्चों दिया, को मारना शुरू कर दिया, गाड़ी कहीं टकरा दी, खाने जला दूसरों रहे को बोल रहा हूँ, इधर आया हूँ गेट पे चैनल के लड़ पड़ा हूँ किसी से, सड़क पे ट्रैफिक पे लड़ रहा हूँ किसी से, दूध उबल के ट्रैफिक। गिर रहा है। अब ये सारी कैफियत डिस्ट्रेस की है। अब मैंने पॉजिटिवली नहीं एंग्जाइटी को, अच्छा। यहाँ मैंने नेगेटिव ले लिया उसको। Okay. अब मसला ये है जब कि काम खराब होना शुरू जब काम खराब होना शुरू हो जाते हैं, अब मसला ये आम बंदा कितना कंट्रोल करे। अच्छा। मतलब आप ये सोच सकती हैं कि ऐसा इंसान क्यों करता है? भाई कंट्रोल से बाहर हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, आप आ गए हैं दफ्तर, आपको याद है तो ओह नोट्स तो मेरे घर ही रह गए, वो जो मैंने आज तैयार किए थे। अब एंग्जाइटी में आप भूल गई, ओह मैंने घर तो ताला ही नहीं लगाया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरे पास था, मेरी ऐनक किधर है? कई बार हुआ है, कई बार ऐसा होता है। अब ये उस वक्त जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आम इंसानों से आउट ऑफ कंट्रोल होती ही होती है, बिकॉज हर शख्स एक्सपर्ट नहीं होता उसको काउंटर करने का। फिर आम बंदे को ये भी पता नहीं चलता कि अब एंग्जाइटी जो है वो बीमारी की शक्ल में या नेगेटिव शक्ल में, डिस्ट्रेस शक्ल में आ गई है। सो उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को पहले रिलैक्स करे काम करने से पहले। मसलन आप घर से इस परेशानी में चलिए, मेरा प्रोग्राम है, लेट हो रही हूँ बड़ा, उस वक्त आपको जल्दी करने की बजाय रेस्ट से आना जरूरी है ज्यादा। क्या क्यों? कहते हैं, कैसे मतलब? जैसे ब्रीदिंग करें आप पहले, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंसान को 99.9% जो फौरी रिलीफ इंसान को जो दवाई देती है ना, वो अल्लाह ने हवा के अंदर रखी हुई है। वो क्या है? वो आपका गहरा सांस है। 4 तरह से आप सांस ले सकते हैं, चारों तरह से सांस लेने से आपको बेहतरीन फायदा होगा। और टाइम ये जिसमें हमने शोर शराबा डाला हुआ है, पैनिक हुए हुए हैं, उसी और पैनिक में ही तो करना ये है। 4 सांसें आपने करके बतानी। चारों में आपके करके ब्रेक बताता ले लूं हूं। मैं, ब्रेक के बाद जी, ये please। 4 सांसें आपने बतानी जी, है कि please। जिस वक्त हम बहुत पैनिक हो चुके हैं और घबराहट में हैं और टेंशन में हैं और हाई पीक पे हैं, तो उस वक्त हमने क्या 4 सांसें लेनी है, टेक्निक है, सीखते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा नाज़रीन, जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए, एंजाइटी हो जाए, आपको किसी काम की हड़बड़ी मच जाए आपकी ज़िंदगी में, तो उस वक्त आपको 4 सांसें लेनी है। उसकी कोई टेक्निक है, काशिफ साहब बता रहे थे। ओह जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो आपने कहा कि पैनिक हो जाएं, बाज़ का था पैनिक बड़ी आम सी बात। मसलन आपने अपने बॉस से मिलने जाना है, बच्चे ने पेपर देने जाना है, आपने गाड़ी चलानी है, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, आपको जल्दी है, इशारे बंद हो गए हैं, आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, आपने कहीं पर शादी ब्याह में जाना है, आपने कहीं जनाजे पर पहुंचना है, मतलब छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हैं। ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, वीआईपी लगी हुई है आगे, सबने रोक दिया ट्रैफिक को, तो कहीं भी हो सकती है। जो 2-3 मैं पहले बताऊंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो कहीं भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपने कोई खास मखसूस माहौल में बैठना है, एनीवेयर। बल्कि अगर आप यूरोप अमेरिका जाएं तो वहां तो बच्चे को उन्होंने सिखाई होती है। जो पहली है दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग।
डीप ब्रीदिंग का फायदा यह है कि आप लोगों की मौजूदगी में भी कर सकते हैं। वाई? इसमें आवाज पैदा नहीं करनी है आपने, साउंड नहीं पैदा होती डीप ब्रीदिंग में। अच्छा। हम डीप से ये समझते हैं कि शायद को गहरी सांस ऊंची लेनी है हमने, नहीं, गहरी सांस से मुराद है कि अपने अंदर ही सांस लेनी है। अब मैं आपको सांस लेकर बताता हूं कैसे आपने सांस लेनी है, मगर इससे पहले ये जहन में रखिएगा कि हमारी है प्रैक्टिस। हम 9 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड तक भी सांस रोक सकते हैं। हर शख्स ने इस तरह नहीं करना। अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो सांस को 2 सेकंड रोक सकता है, 3 सेकंड रोक सकता है, 4 सेकंड रोक सकता है, उतना ही रोकना है उसने। लेकिन सांस लेने का दौरानिया, सांस रोकने का दौरानिया और सांस मुंह के रास्ते से निकालने का दौरानिया सेम होना चाहिए। अच्छा। अंदाजन, यानी ये नहीं कि घड़ी रख के करना है, लेकिन अंदाजन सेम होना चाहिए। अच्छा। नंबर 2 अहम तरीन बात, सांस जब भी लेनी है नेजल से लेनी है, यानी नाक से सांस लेनी, दोनों नाक से। अच्छा। या एक सांस से, अगर 1 नेजल है मैं बताऊंगा कब लेनी, 1 नेजल से। सांस नेजल से लेनी, मुंह से नहीं लेनी। जब सांस लेनी है तो मुंह बंद होना चाहिए। जब आपने एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है, अब मुंह से बाहर जानी चाहिए ताकि साइकिल पूरा हो सके उसका। अच्छा। और वो लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, जो वॉक करते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो पार्क्स में जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी हमारा सांस फूल जाता है, वो एक सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करें, कभी सांस नहीं फूलेगा। कि जो ही वो रनिंग करें, भागें, खेलें या वॉक करें, उसके बाद जब उनको सांस आए तेज से, मुंह बंद रखें। हम क्या करते हैं, जितना मुंह खोल के आप ऐसे खींचेंगे आपकी सांस उतनी तेज हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी। मुंह बंद रखें और आप सांस नाक से लें तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका वो जो सांस फूला हुआ है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। ये बेस्ट फार्मूला है। अब मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताता हूं, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। अच्छा। अब इसके लिए कोई पॉज लेने की जरूरत नहीं कि आपने इस पोज में बैठना है। अब दफ्तर में बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, अचानक आप पैनिक हो गए हैं, किसी बात पे गुस्सा आ गया, तनकीद कर दिया आपके ऊपर। अब घर में हैं, खाना खा रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, किसी ने कहा ये क्या खाना बना, अब आपको इतना गुस्सा आ गया, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। अब आप दिखाए बिना करना चाह रहे हैं, पता ही नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। वाई? बिकॉज आपका गुस्सा आपको या इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान दे सकता है। कैसे करना है? नाक से सांस खींचनी कैसे है ये देखिएगा। ये मेरा हाथ जो है ये आपकी सिर्फ मैं इतला के लिए हिला रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हाथ ऐसे ऊपर ले जाके रोक के और नीचे करके करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है फिजा, हम क्लिनिक में सिखाते हैं डीप ब्रीदिंग, तो जब वो आते हैं हम कहते हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके आई बॉल से लग नहीं रहा कि आपने ये की। कहते नहीं डॉक्टर साहब हमने की है, ब्रीदिंग बहुत की हमने। पूछा कैसे की? कहते ये देखिए आपने कहा था हाथ ऐसे करना है, फिर ऐसे कर देना है, ऐसे कर। वो हाथ को एक्सरसाइज समझ लेते हैं। तो हाथ एक्सरसाइज नहीं है, ये समझाने के लिए, क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा। अब जब मैं सांस खींचूंगा नेजल से तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा। जब मैंने हाथ रोक लिया तो मैंने सांस होल्ड किया हुआ अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा। और जब मैं एक्सेल करूंगा तो मैं इस तरह से नीचे करूंगा, मतलब सांस में मुंह से। और देखिए कितना स्लोली मैं सांस को लेता हूं कि आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। होल्ड। ऐसे नहीं, नहीं, खामोशी से, देखिए सरगोशी में सांस लिया। जो लोग कहते हैं सर कैसे पता चले कि हमने 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड रोका और 5 सेकंड, भैया 5 तक गिनती शुरू कर देखें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गिनना शुरू कर दें। अब ये जब बहुएं हैं और उनके जब सास अगर खुद को ताने मार रही हैं, कोस रही क्या हैं, अच्छी गुस्सा बात कर रही आपने हैं, की घरों उस में वक्त वो ये डीप सोचें, ब्रीथ करें, लंबा सांस लें, रोकें, और जब बाहर निकालें तो ये सोच निकालें कि सास भी कभी बहू थी। हाँ उस पे आते हैं। अभी में ये आपने अच्छी बात की, डायफ्रिग्मेटिक में आता हूँ उसके ऊपर कि जब फेंकना है तो क्या क्या फेंकना है बाहर आपने। अच्छा अब हाथ के बगैर देखिएगा कि मैं ऐसे बैठा हूँ, प्रोग्राम ही कर रहा हूँ और आप सवाल कर रही हैं और मैं डीप ब्रीथ कर रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा। किसी को क्या पता, वो सांस ले रहा है बस। तो क्योंकि डीप ब्रीदिंग है, क्योंकि साउंड कोई नहीं है, क्योंकि तेज खींचना नहीं, पता भी नहीं चला किसी को, तो आप 5 टाइम्स डेली 3 दफा, जैसे आप नाश्ता खाना खाते हैं ना 3 दफा, आप जिंदगी में फैसला कर लें। और वो बच्चियां जो ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए
99.9% आपको दुनिया में किसी क्रीम की जरूरत नहीं रहेगी अपने कंप्लेक्शन के लिए, अपने रंग के लिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरा रंग देख लीजिए। इसमें बड़ा रोल जो है वो डीप ब्रीदिंग, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का है। ऑक्सीजन और पानी जितना ये कंप्लेक्शन को अच्छा करते हैं, दुनिया की कोई क्रीम, कोई मेकअप, कोई चीज नहीं कर सकती। ये नेचुरल है। सर आपने एग्जांपल देते देते ये भी बता दिया कि हल्ले भी तुसी बड़े खूबसूरत चंगे नहीं, मैं रंग इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद रंग के लिए जरूरी है कि क्रीमें यूज करें। वो करें, मुझे रोक नहीं रहा, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन आपको वो सबसे आपकी स्किन को जिंदा रखना है आपने। अब आपने ये देखिए एक्सरसाइज, फिर मैं करके दिखाता हूँ। ब्लश हो जाता है बंदा ऑलरेडी। हाँ। अब आपने करनी है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। अब आप अकेले हैं, अकेले। डायफ्रिग कहते हैं पेट को, डायफ्रिग पेट कहलाता है। अच्छा। यानी वो एक्सरसाइज जो आप पेट से कर रहे होते हैं, इसमें जोर लगता है। और ये तब करनी है जब आप अकेले हों। अच्छा। आप रूम में हैं, कुर्सी पे हैं, लेटे हुए हैं। अगर कहीं आप सुबह जब उठते हैं, आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं उस वक्त करें, और जब आप रात को सोने लगते हैं उस वक्त करें। एक तो आपकी नींद की क्वालिटी बड़ी मजेदार हो जाएगी, दूसरा दिन भर की थकावट आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। शर्त यह है जब आपने सांस लेनी है, हवा पेट में लेकर जानी है। जब सांस निकालनी है तो पेट से निकालनी है। कैसे, देखिएगा। हाँ, पेट में हवा भर ली, वापस आ गया। फिर देखिए, अब ये सारी हवा पेट के अंदर गई। इससे गट फीलिंग्स भी अच्छी होती है आपकी, आपकी फूड स्टफ जो हजम भी होता है, आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके पेट के मसल रिलैक्स भी होते हैं। 5 टाइम्स आपने ये करनी है। फिर देखिए मेरी तरफ। अच्छा, इसमें साउंड आनी चाहिए, इसको आपने तेज और जोर से खींचना है। अब जो आपने बात की थी इसका मिला लीजिए। जब आप ये फेंक रहे हैं तो इतने गुस्से में फेंकिए कि जैसे सास के ताने, खावंद के मसाइल, बच्चों की तंगी, बुरी बातें, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, आपके मुआशी मसाइल, आपके हैजानी, सारे आप जरासीम बाहर फेंक रहे हैं। फिर देखिए, हो गया सारा कुछ। ये सोच के फेंक, हो गया सारा कुछ। ये 2 हो गए तरीके, डायफ्रेगमेटिक, पेट से सांस। तीसरा तरीका आपने उस वक्त करना है जब आप अकेले हों। इसको हम कहते हैं 5 फिंगर ब्रीदिंग। 5 फिंगर ब्रीदिंग दोनों हाथों से आप बारी बारी करें। जब आपकी दाईं उंगली, शहादत की उंगली, ऊपर को जाएगी तो आप सांस इनहेल करेंगे, जब नीचे को आएगी तो एक्सेल करेंगे। अच्छा। ऊपर को जाना है सांस खींचते हुए, नीचे को आना है सांस निकालते हुए। अच्छा। और जब नीचे पहुंचे तो आपने सारा सांस बाहर निकालना है। जब ऊपर पहुंचे सारा सांस होल्ड करना है। और देखिए उंगलियों का साइज डिफरेंट है, इसलिए उनको खींचने की रफ्तार भी मुख्तलिफ होगी। देखिए, पांचों दफा सांस खींचने की रफ्तार डिफरेंट। हाँ। सबसे बड़ी उंगली है सबसे ज्यादा खींचेंगे, सबसे छोटी उंगली है सबसे कम खींचेंगे, और सबसे कम वक्त में नीचे लेकर। 5 फिंगर ब्रीदिंग। फिर इस हाथ को कीजिए बिल्कुल इस तरह से, रोक लें, सारा सांस बाहर निकाल दें, होल्ड, सारा बाहर निकाल दें, सारा सांस बाहर निकाल दें, सारा सांस बाहर निकाल दी। ये दोनों हाथों 5 फिंगर ब्रीदिंग याद रखिए, दोनों हाथों में।
ओके। दोनों हाथों में 3 हो गई। अब आप देखिए, अगर कैमरा करीब आ सके तो आंखों में और चेहरे पे और हाथों पे ब्लश होना शुरू हो गया। ये क्यों ब्लश हो रहा है? क्योंकि जब ऑक्सीजन की रफ्तार बढ़ती है तो ऑक्सीजन डायरेक्ट जाती है आपके ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेट करता है उसको आपकी बॉडी के अंदर। जो नॉर्मल आप और मैं सांस ले रहे होते हैं, 99% पाकिस्तान की आबादी पूरा सांस नहीं लेती। ये डॉक्टर हारून रशीद चौधरी मरहूम की रिसर्च थी, 99% पाकिस्तान की आबादी पूरा सांस नहीं लेती। जब आप, इसलिए कि उनको आदत ही नहीं। ये देखो छोटे सांस ले रहे हैं, मैं अब ये सांस लेते हैं हम छोटे छोटे। किसी को आप देख लें, अपने आप को देख लें कि आप 2, 3, 4 सेकंड, सांस ये नहीं है, सांस है पूरे लंग्स को काम करने दें, पूरा ऑक्सीजन अंदर आने दें, ऑक्सीजन को ब्लड का मिक्स होने दें, ब्लड को मिक्स करके उसको पूरी बॉडी के अंदर मूव करने दें। इसके लिए आपको कम से कम 5 से 9 सेकंड लगते हैं और हम सांस लेते हैं 2-2, 3-3 सेकंड का। अब ये तो हो गई 3 तरह की मैंने आपको बताई, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रिग्मेटिक ब्रीदिंग, 5 फिंगर ब्रीदिंग। अब एक ऐसी एक्सरसाइज है इसके अंदर जिसको आपने लेट के करना है और ये फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा। है ये भी डायफ्रिग्मेटिक, लेकिन इसमें 2 फर्क हैं। जो लोग अपने पेट को अंदर करना चाहते हैं, जो लोग अपनी टांगों और पेट की दर्द को ठीक करना चाहते हैं, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी से फारग हुई हैं और अब अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहती हैं, या वो मेल जो पूरा दिन काम करके आते हैं, थके होते हैं, दुकान पे पूरा पूरा दिन वो वर्क कर रहे हैं, कहीं उनको चलने का काम है, मोटरसाइकिल चलाने का, कोई बेचारे वो डिलीवरी बॉय हैं, कोई दुकान पे खड़े होकर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है अगर आप जॉब करते हैं। ब्रेक के बाद बतानी है आपने। जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा इलैबोरेट दोबारा कीजिएगा, ठीक फिर है, हम इसको एक्सरसाइज करके यहाँ पे काशिफ साहब दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाव की जो टेक्निक्स 1 बाय 1 हम आपको बता रहे हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट बीमारियों के लिए। ये आप कह रहे हैं काम करने वाले औरतें और मर्द, इसलिए कि उन्हीं लोगों को ज्यादा एंग्जाइटी होती है, उन्हीं लोगों को डिप्रेस होता है। लेकिन डिप्रेशन या एंग्जाइटी आती कहाँ से है? उसका जो बहुत बड़ा सोर्स होता है वो आउटर एनवायरनमेंट में होता है। अच्छा, और वो यानी मेरे दफ्तर में परेशानी है, मुझे काम की परेशानी है, प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रेगनेंसी में एंग्जाइटी होती है, खासतौर पर फर्स्ट बेबी है, खवातीन को पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता क्या बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, फिर आपकी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स भी कम हो रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाद में वीकनेस ज्यादा फील होती है, तो उस वक्त बहुत जरूरत होती है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करे, ताकि बॉडी के अंदर जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से आपको ज्यादा परेशानी ना देखनी पड़े। तो आप एक काम कीजिए कि आप एक पिल्लो लीजिए, ये थोड़ा सा आप कह लें कि थिन है, इससे अगर बड़ा हो और अगर गोल पिल्लो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उस गोल पिल्लो को आपने अपनी दोनों टांगों के दरमियान रखना है, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस तरह से आपने बैठ जाना है और यहां पर आपने इसको रखना है। और इतना इसको ऊंचा होना चाहिए कि जब आप अपने दोनों पांव को खींचें तो ये इसके अंदर पूरा फिट आ जाए। जैसे गाँव वगैरह भी रख जैसे गाँव रख सकते हैं। अगर गाँव ज्यादा ऊंचा है तो फिर आप 2 पिल्लो रख लीजिए, या एक गाँव के ऊपर इस तरह से एक कुशन रख लीजिए और बिल्कुल आपने स्ट्रेट, ये देखिए इस तरह से आपने लेटना है स्ट्रेट। और आपका जो दायां हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, ये आपके इस तरह से खुल के हाथ आपके पेट के ऊपर होना चाहिए, ऐसे कि जब आप सांस लें तो इस हाथ की मूवमेंट पेट के साथ से ऊपर नीचे जानी चाहिए, यानी इतना का आपने दबाना है। जो आपका बायां हाथ है वो आपके चेस्ट के ऊपर होना चाहिए और ये जो आपका हिस्सा है यानी अंगूठे से नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपके हार्ट के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। ये हार्ट के ऊपर, और ये जो मेरी 4 उंगलियों के नीचे का हिस्सा है ये मेरे सेंटर के अंदर होना चाहिए। ये देखिए। अच्छा। जैसे ऐसे मैं रख रहा हूं इसको और ये मैंने हाथ यहां पर रखा, तो ऐसे आपने लेटकर, तो अब आपने सांस जब खींचना है तो सारी ऑक्सीजन आपके पेट में जानी चाहिए, आपका हाथ ऊपर नजर आना चाहिए। देखिएगा मेरी तरफ, ताकि जो आपका दायां हाथ है इसकी जो ये पोजीशन है, यानी ये जो उंगलियों के नीचे वाली जगह है, हाँ। ये बिल्कुल आपके सेंटर पेट के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। अच्छा। ये देखिए, और ये जो आपका अंगूठा है ये आपका आपके मुंह की तरफ होना चाहिए, इस तरह से। अच्छा। और आपकी उंगलियां हल्की सी खुली होनी चाहिए ताकि आपके पूरे पेट को आपका दायां हाथ कवर कर सके। पाम जो आपकी है, ये सेंटर वाली जो पाम है, ये बिल्कुल आपकी नाफ वाली जगह के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। ये अब देखिए, पाम को नाफ की जगह पे रख के ये देखिए, अब पूरा हाथ जो है मेरे पूरे गट जिसको आप कहते हैं पेट को कवर कर रहा है और हल्का सा दबा रहा है। अब ये जो मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड मेरा जो है,
इसके जो मेरा अंगूठे के नीचे वाली जगह है इसको हार्ट के ऊपर होना चाहिए, मेरे दिल के ऊपर। अच्छा। और ये जो मेरी उंगलियों के नीचे की जगह है इसको, ये जो स्पेस है दोनों पसलियों के दरमियान, उसके ऊपर होनी चाहिए, ये देखिए। अच्छा। और उसी हाथ की तरह इसका भी अंगूठा मेरे चेहरे की तरफ होना चाहिए, उंगलियों में थोड़ी सी दर्ज होनी चाहिए। और ये मैंने इस तरह से हाथ रख लिया अपना, और ये ऊपर वाला हाथ रख लिया। इतना दबाना है कि जब आप मुझे आवाज ना सुने, मेरे हाथ की मूवमेंट से आपको पता चल रहा हो कि अब मैं सांस अंदर खींच रहा हूं, अब मैं सांस बाहर कर रहा हूं। जब मैं सांस अंदर खींचूंगा तो मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पेट के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। जब हाथ नीचे जाएगा इसका मतलब यह है कि मेरी ऑक्सीजन सारी एक्सेल कर रहा हूं मैं। ये डीप ब्रीदिंग का तरीका है। जब मैं साउंड ज्यादा लूंगा वो डायफ्रिग्मेटिक होगी। अब देखिएगा किस तरह मैं सांस ले रहा हूं। वो जो सीने पे आपने हाथ रखा उसको प्रेशर कर रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, उसको दबा के रखना है, दोनों हाथों को आपने दबा के रखना है। प्रेशर हल्का रखना है। जी, हल्का सा प्रेशर रखना है आपने। और आप हाथ की मूवमेंट से आपको अंदाजा हो रहा है कि अब सांस बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है। जो ही हाथ ऊपर जाता है पेट के अंदर हवा आती है, इसका मतलब सांस लिया हुआ है। अच्छा। अब देखिए, निकाल दिया। फिर इनहेल। सही, अब क्लियर है। अच्छा, अब इसी में डायफ्रिग्मेटिक, ठीक है। यानी तेज सांस लेना। देखिएगा, अच्छा, शुरू में आपको हल्का सा अपने कंधों में, हाँ। हल्का सा अपने पेट में और इस जगह पे पेन सी महसूस होगी। क्यों? 1-2 दिन, इसलिए कि जब आप सांस लेते हैं तो एक जोर लगता है इन पे, खिंचाव खिंचाव, की वजह बिल्कुल। से। लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ये खिंचाव मजे में तब्दील हो जाएगा। देन यू विल एंजॉय अ लॉट। अच्छा। और सर के नीचे सराहना नहीं आपने रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पूरा जो ऑक्सीजन और ब्लड है वो आपके ब्रेन के अंदर जाए, दिमाग के अंदर जाए, और वहां से वो पंपिंग जो है हार्ट कर रहा है वो पांव तक करे। वाह। तो जब इस तरह आप रखेंगे तो यहां से जब जोर देगा तो यहां से ब्लड जो है सर्कुलेट होकर वहां तक जाएगा, तो आपकी टांगों की जो पेन है उसको भी ठीक करेगा वो, आपके गट की फीलिंग को भी ठीक करेगा, आपके बाजुओं को भी, और आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करेगा। कम से कम 15 सांस आप इस तरह जरूर लीजिए। क्या बात है, ये आपको बहुत फायदा देगा। ये तो जबरदस्त टेक्निक जी। बता दी। और ये प्रेग्नेंट वुमेन आराम से कर जी सकती बिल्कुल हैं, कर और सकती हैं, safe इसमें कोई ऐसा exercise इशू नहीं है, या। बिल्कुल सेफ है। इसी वजह से मैंने जो राइट लेग राइट पे लेके और लेफ्ट उसको नहीं बताया, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कोई भी इजीली कर सकता है। आई लाइक इट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप? कह रहे थे हाँ, आपने नेक्स्ट मुझे मैं आपको बता रहा था कि बताना है कोई बैठ के क्या? ये देखिए, ये जो मेरा शुरू है, ऑन है जी। ये जो राइट मेरा पाँव है ये मेरा होना चाहिए लेफ्ट के इस तरह से ऊपर, अच्छा। और जो लेफ्ट है उसको होना चाहिए राइट के नीचे। ये देखिए, इट इज कॉल्ड लोटस पोजीशन। अच्छा। LOTUS, लोटस पोजीशन। हाँ। और उसके बाद ये जो मेरी छोटी उंगली है, सबसे छोटी जो फिंगर है, उसके नीचे मुझे अपने अंगूठे से दबाना है। ये देखिए, ये मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स। दोनों हाथों की इस जगह को आपने दबाना है। अच्छा। और अपने हाथ जो है वो अपने यहां पे इस तरह से रखने हैं कि आपका हाथ जो है वो सामने से ऐसे नजर आ रहा हो। ये तो देखिए, हमने तो ये देखा था ना, ये जी वो आज आप उसको ये करते बता रहे हैं, उसको भी करते हैं। ये मेरिडियन पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है आपकी हार्ट की सेहत के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के मैंने पहले कभी लिए, देखा। ये रिलैक्सेशन के लिए, ये एंजाइटी एंड डिप्रेशन से बचने के लिए। इसको हल्का सा आपने दबा के रखना है मेरिडियन पॉइंट को, और फिर इस तरह रखना है, हाथ बिल्कुल सामने नहीं, रखना है। हम इसके इस जी, पाम से ऊपर दबा रहे हैं जी नीचे? जी, ये जहां पर जोड़ है इसका, जोड़ की जगह जहां पर हमारी उंगली और हमारा हाथ मिल रहे हैं, उसकी हम जोड़ को दबाना। उसके जोड़ को हमने हल्का सा बिल्कुल अच्छा। थोड़ा सा दबा के ऐसे हमने हाथ रखा हुआ है। और अब हम यहां बैठकर लोटस पोजीशन में, और बैक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधी बैक करके बिल्कुल ऐसे सामने देख रहे। अब आप आराम से सांस लें, डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने बताया। एक्सेल, आंखें बंद कर लें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
अब दूसरी उंगली जो हमारी है उसके बिल्कुल साथ वाली, उसके नीचे से मेरिडियन पॉइंट को दबा के रखें और उससे फिर 3 सांस लें। और फिर जो हमारी दूसरी उंगली है जो बड़ी उंगली कहलाती है वो, और फिर शहादत की उंगली, चारों उंगलियों के जो जोड़ हैं हमारे, उनको आपने दबाकर मेरिडियन पॉइंट्स को 3-3 दफ़ा आपने सांस लेनी है। और उसके बाद जैसे फिजा बता रही थी कि शहादत की उंगली को इस तरह से दबा के दोनों जगहों पर, अब आपने हाथ इस तरह नीचे रखना है। अब आपने हाथ सीधा नहीं रखना है, अब आपने हाथ यहाँ नीचे रखना है इस तरह से, और अब आपने सांस लेना है बिल्कुल स्ट्रेट होकर। अब आपने जब ये सांस ले लिए, अब आपने ऐसी लोटस पोजीशन में रहना है। और एक होता है उसे हम कहते हैं काबा ब्रीदिंग और मदीना ब्रीदिंग। काबा ब्रीदिंग, मदीना ब्रीदिंग, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजहबी रुझान रखते हैं और चाहते हैं कि वो बैठे बैठे काबा और मदीना का मज़ा भी लें और वहाँ की ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करें। सर ये ब्रेक के बाद बताएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, आप काबा और मदीना ब्रीदिंग बता रहे थे। जी, मैं बता रहा था कि इसी तरह से आपने बैठ जाना जिस तरह बैठे हुए हैं, और आपने अपनी आंखें बंद करके ये तसव्वुर करना है कि बिल्कुल आपके सामने खाना काबा अपने तमाम तर खूबसूरत जलवों के साथ मुज़य्यन है और आप उसको देख रहे हैं। और उसी देखने के दौरान आपने ऑक्सीजन इनहेल करनी है। तो जो काबा की तमाम तर खुशबू है, पाकीज़गी है, जो मुअत्तर फ़ज़ाएँ हैं, जो अल्लाह का नाम है, जो सदाएँ हैं कि अल्लाह हम हाज़िर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो आप सारी इनहेल कर रहे हैं। देखिए किस तरह से आंखें बंद करके इमेजिनेटिव टेक्निक में काबा को सामने देखते हुए फिर काबा से तमाम चीज़ें इनहेल रोक लीजिए, अपने अंदर फील कीजिए कि खाना काबा की वो तमाम तर खूबसूरती, वो तमाम तर अल्लाह का नाम, वो अल्लाह के रसूल का नाम, वो फ़िज़ा, वो पाकीज़गी, वो मुक़द्दसपन वो आपके अंदर आ रहा है। और जब वो अंदर जा रहा है तो तमाम जरासीम को, तमाम परेशानियों को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है। फिर देखिए और वैसे ही मुस्कुराइए जैसे काबा को देखकर कोई शख्स मुस्कुरा सकता है। स्माइल कीजिए, 5 सांस लीजिए बहुत अच्छे, और फिर सोचिए कि अब आप मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल के ऊपर खड़े हैं। जो लोग गए हैं उनके लिए बहुत आसान होता है इस एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो तसव्वुर कर सकते हैं, वो वहाँ से होकर आए हैं। जो नहीं गए वो अपने जहन में वो तस्वीर, वो वीडियो लेकर आए जिन्होंने देखी है खाना काबा की या रोज़ा रसूल की। अब रोज़ा रसूल पे खड़े होकर जाली के सामने आप खड़े हैं और तमाम तर वहाँ की पाकीज़ा फ़िज़ा को, मुअत्तरपन को, खूबसूरती को आप इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर। और उसके इनहेल करने से आपकी तमाम बीमारी, तमाम जरासीम, तमाम जर्म्स, चाहे आप कैंसर का शिकार हैं, चाहे आपको गट प्रॉब्लम है, आपको मैदे का मसला है, लिवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपने सोचकर थिंकिंग पैटर्न में लाकर उसको ऑक्सीजन को ऐसे लेना है। और आपने देखना है कि जब आपने ऑक्सीजन इनहेल की तो उसने अंदर जाकर उन जरासीमों को, जर्म्स को किल कर दिया। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेटिव टेक्निक। फिर देखिए ऑक्सीजन अंदर गई और अब तमाम जरासीमों को किल कर रही है। किल करके, मार के, फाते होके ये बाहर आ गई, फिर अंदर गई फौज। एक टेक्निक में ना एक रिसर्च है जिसमें ये कहा जाता है कि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो इंसान या जो बीमार किसी भी सिचुएशन की वजह से हो जाए, उसको कोई जिस्म में तकलीफ़ हो, कहीं पे भी पेन हो, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी इंसान को ये चेक करना है कि क्या मेरे किसी जिस्म में, कोई आंगन में, पेट में, कमर में, गुर्दों में, कोई कंधे में, कोई बॉडी में कहीं कोई पेन है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पेट के अंदर भरे, उसको रोके और उसके बाद सिर्फ इस चीज़ को महसूस करें कि उसको खिंचाओ, तकलीफ़, पेन, दबाओ, दर्द कहाँ हो रहा है।
तो वो अपने आप को एग्जामिन कर सकता है खुद के उसको कहाँ पेन हो रहा है, क्योंकि जब पेट में ऑक्सीजन भरी जाती है तो जो सारे ऑर्गन्स आपके जिस्म के काम करे तो उसमें जो है ना ये एलिमेंट फ़ौरन आपको सिग्नल देता है आपकी बॉडी कि आपको इस जगह पे पेन है। बिल्कुल ऐसे समटाइम्स हमें पता नहीं होता बिल्कुल कि हम कहीं किसी दर्द का किसी चीज़ का तकलीफ का शिकार है, हम बस गोली खा लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, बस हम थोड़ा थकावट का मगर सही एग्जामिन के लिए ऑक्सीजन तो आप ये टेक्निक के साथ मैं कहूँगी इसको भी इलेबरेट कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है। बल्कि यहाँ तक डॉक्टर वर्नन कॉलमैन ने कहा है कि अगर आपको कैंसर सेल डिस्टर्ब करें, आपको डॉक्टर ने कैंसर का कहा है, अगर आपको ब्रेन ट्यूमर का कहा है या कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका बहुत ही मुश्किल इलाज है, उसको भी आप ऑक्सीजन के साथ किल कर सकते हैं। इमेजिनेटिव टेक्निक में ले जाकर कि जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं एक्चुअली वो ताकतवर जरासीम हैं जो अंदर जाकर उस डेड सेल्स को या उन बीमारी वाले फैलाने वाले जरासीम को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। अगर आपकी बॉडी के किसी खास हिस्से में पेन है तो बाकायदा नाम लेकर आप कहिए कि मेरी कमर में जो पेन हो रही है, अभी मैं जो ऑक्सीजन इनहेल करूंगा वो उस कमर की पेन में जाकर उस जरासीम को किल करेगा जो पेन पैदा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे उस इमेजिनेशन से और सेल्फ जो टॉक आप कर रहे हैं, खुद से जो बात कर रहे हैं। सर मेरा तो ये मानना है ना कि हर जानदार चीज, ये जो जिस्म में हमारे जितने आर्गन है ये जिंदा है ना। दिल हमारी भी सुनता है, हमारे जिस्म का एक एक आर्गन, गुर्दा, पित्ता सब हमारी बात सुनता है, क्योंकि जब तक हम जिंदा है वो जिंदा है। जी बिल्कुल। तो हर जानदार चीज जो चीज़ है ना वो सुनती है, समझती है। आप अपनी चीज़ को खुद बोलें तो वो खुद भी आपकी भी बात जो है ना वो समझेगा, आपके सिग्नल को समझेगा। ब्रेक लीजिए। कम बैक। ऑक्सीजन के ज़रिए स्ट्रेस और डिप्रेशन मारने का तो हम तरीका देख रहे थे, मगर हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को भी किल कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के ज़रिए, इस थेरेपी के ज़रिए। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमें ज़रूर पता होनी चाहिए? जी बिल्कुल, एक टेक्निक है दैट्स कॉल्ड टाउची। टाउची होती है हवा से इलाज करना, अपना हवा से इलाज। अच्छा। यानी एयर से, एयर फ्लो से इलाज करना। हाँ। ये अगर आप जापान जाएं, कोरिया जाएं, चाइना जाएं, थाईलैंड जाएं तो आपको टाइची टेक्निक सिखाएंगे। सर मैं अगर सब जगहों पे जाऊंगी, टिकट और वीजे का पैसा आप देंगे? जी बिल्कुल ठीक है। बल्कि अगर मैं आपको यहीं सिखा दूं तो आपको जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। बेहतर नहीं है कि मुफ्त अगर काम हो जाए। तो आप ये जो आपका हाथ है दोनों, ये जो आपकी पाम है, ये अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ होनी चाहिए। और आपके ज़हन में ये तसव्वुर होना चाहिए कि ऊपर से एक रोशनी जो है, एक बसीरत जो है, एक सेहत जो है, वो आपकी इस पाम के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। देखिए मेरी तरफ इस तरह से आप कीजिए और उसके बाद अपना दायां पाँव आगे करके ये देखे, ये और फिर ऐसे, ये फिर दायां पाँव इधर और फिर ये मेरी तरफ देखिए। ये मैं ऐसे हाथ रख के ऐसे हवा को अपनी तरफ ला रहा हूँ और फिर मैं अपना दाएं तरफ इधर ले जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से ऐसे इकट्ठी कर रहा हूँ और यहाँ ला रहा हूँ। फिर इसी तरह से भी हो गया जी, इसी तरह से अगर आप देखें तो बाएं तरफ में अब गया हूँ और अब मैंने अपनी ऑक्सीजन सारी और सारी हवा, सांस भी ले रहा हूँ उसी तरह, प्लस यहाँ से मैं एक एयर से और आसमान से एक रोशनी भी ले रहा हूँ। जैसे आप ये कर रहे थे, मुझे बस ये क्लियर कर दें, जैसे आप सांस ये वाला सिखा रहे थे उसी तरह सांस वही ले रहा हूँ। हाँ। लेकिन आवाज के बगैर ले रहा हूँ। देखिए हाँ। ये देखिए मैंने आप बोल के भी बताएंगे सांस कब लिया? मैं बताता हूँ। ये ऐसे मैंने किया, पाँव आगे किया, थोड़ा सा इसको ऐसे किया, ये पिछला जो आपकी लेग जो साइड है लेफ्ट की इसको स्ट्रेच किया हल्का सा, लेकिन सीधी रहनी चाहिए। अच्छा। लेकिन इसको सीधा नहीं रखना, इसको हल्का सा ऐसे किया। अब जब मैं अपनी तरफ ला रहा हूँ तो इस पाम पे जो रोशनी ले रहा हूँ और जो ऑक्सीजन ले रहा हूं वो दोनों मैंने अपनी तरफ खींचनी, देखिएगा। ओके। अब जब मैं जा रहा हूं तो मैं एक्सेल कर रहा हूं। हाँ। इसी तरह लेफ्ट से अब बिल्कुल उलट हो जाएगा। जो मेरी राइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हल्की सी उसके अंदर टिल्ट होगी, और जो मेरी लेफ्ट है उसके अंदर हल्का सा बेंड होगा। इस एक्शन से क्या हो रहा है हमारा? इससे ये हो रहा है कि हमारी पाम से जितनी ऑक्सीजन है, जितनी हमें हेल्प चाहिए, वो सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। हम एयर के अंदर से वो चीज़ें ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो एक तो मेरी डायरेक्ट ब्लड में जा रही है,
एक मेरी स्किन में जा रही है। अच्छा, तो सर। दोनों चीजें यानी मेरी स्किन और मेरी बॉडी दोनों पॉजिटिव हो रही हैं। सर इसका मतलब ये जो मौत के फरिश्ते हमें लब रहे होते हैं ना, तो हमने उनको अपनी तरफ ऐसे मुतवज्जा किया, उनको बोला नहीं, इत्थे आई, हमने फिर हमने कहा हले वक्त नहीं है जाई। नहीं, हमने सेहत के फरिश्तों को अपनी तरफ लाना है। अच्छा। और मौत के फरिश्तों को हमने दूर कर देना अभी है। वक्त नहीं जितनी है, सेहत हाँ। अच्छी होती जाएगी उतनी मौत उतने हमारी मौत के फरिश्ते दूर होती हाँ, जाएगी। वाह सर क्या ये बात आपने कही। जरूर करनी है। टाइची और ये पूरी दुनिया में हवा से इलाज का बेहतरीन तरीका समझा जाता है और इसको कम से कम 5 मिनट डेली कीजिए। देन यू विल एंजॉय कि कितना इसका आपको मजा आता है और आप इतना अच्छा हल्का फुल्का महसूस करेंगे। 5 मिनट के बाद आपका दिल करता है जो काम आप बिल्कुल नहीं कर पाते इसके बाद आप करेंगे तो बहुत आप एक्टिवली करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पूरी हवा से एक तवानाई, और दुनिया में विंड की तवानाई से बड़ी तवानाई कोई नहीं है, हवा की तवानाई। तो आपने हवा से वो सारी तवानाई अच्छा, ले अब ली। ये जो चीज़ें आप हमें ब्रीदिंग वाली बता रहे थे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमने ताज़ो एक वो जो फ्रेश एयर होती है उधर जाके कोई हवा लेनी है? देखिए garden ज्यादा में अच्छी बैठना है, बात तो park ठीक जाना है, लेकिन मोस्टली देखिए लोग करते थे ना सुबह सुबह पार्क देखिए में बैठ वो जाते थे बहुत जाके। अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए इसको बाउंड नहीं कर रहा कि हर शख्स को वो फैसिलिटी मुयस्सर और वो नहीं है। नंगे पैर घास पे चलना सुबह, जाना या पार्क ढूंढना या ग्राउंड और ढूंढना। मोस्टली घास के ऊपर चलते भी थे। सिर्फ आप इतना ख्याल कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हों जहां पर विंडो या दरवाजे खुले हों, घर में भी छत भले, पे हाँ। चले जाएं, छत अच्छा, पे चले छत जाएं, पे मतलब चले। छत सबसे ऊपरली छत पे चले ओके, जाएं, हाँ। वहां पर इसी तरह से मैट बिछा लें, कुछ चादर बिछा लें, वहां पर आप कर लें। और क्या मकसद टाइम? तो देखिए सुबह और शाम, जैसे मैंने कहा 2 टाइम तो मस्ट आप कीजिए, लाजमी अपनी आदत बना ठीक लीजिए। है, उठ सुबह के के, टाइम उठ के सुबह रात सोने से और रात सोने से पहले। अच्छा, एक टेक्निक मैं आपको और बताऊंगा, वो है रिलैक्सेशन टेक्निक, कि आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, पूरी की पूरी बॉडी को। अच्छा, ये सारी तो वो थी जो हम ऑक्सीजन लेकर अपने आप का ट्रीटमेंट कर रहे ठीक हैं। है। अब हम करेंगे कि हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, जिसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं है, उसमें स्ट्रेचिंग का रोल है। स्ट्रेच करना है बॉडी को और लूज छोड़ना है, स्ट्रेच करना है और लूज छोड़ना है। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जब तो जितनी एंग्जाइटी है, आपका डिप्रेशन है, जिसने आपकी बॉडी के ऊपर बायोलॉजिकल असरात किए हुए हैं, वो माइनस होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। एंड व्हाट इज दैट? जी, वो बैठ के करते हैं अभी, अगर आ आप जाए, याद आ दीजिए। जाए। थैंक यू। जो हमने पहले की हैं वो, जैसे मैंने कहा कि वो ऑक्सीजन के ज़रिए से हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती हैं। बाज़ का तो लोग ये कंप्लेंट करते हैं जी कि हमारी बॉडी स्ट्रेन का शिकार हो जाती है, यानी बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाती है उन्हीं एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या हरी एंड हसल जल्दबाजी की वजह से, गुस्से की वजह से। तो आपकी बॉडी का बहुत अहम रोल है जब ये स्ट्रेन में जाती है ना, यानी कि स्ट्रिक्ट होती है, तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन के ऊपर असरअंदाज करना शुरू कर देती है। यानी अब आप बॉडीली बीमार होना शुरू हो जाते हैं और वो ब्रेन को बीमार करती है। यूजुअली तो उलट होता है कि हमारी ब्रेन बॉडी को बीमार करते हैं, लेकिन सम टाइम हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को, जैसे टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है, आपके जो है वो किसी टुथ में यानी आपके दर्द शुरू हो गई है, तो वो आपके ब्रेन को परेशान कर देती है। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आराम से किसी का बैठ जाइए या लेट जाइए और आंखों से शुरू करनी है, बड़े एहतियात से देखना है। इसमें लोग ज़्यादातर सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी देर करनी है। देखिए, एक तो हम तो हैं एक्सपीरियंस्ड, हमारा रोज़ का काम है। मैं अपनी आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं अपनी नेक को कितने सेकंड तक कर सकता हूँ। जो नए लोग जिन्होंने पहले शुरू करनी है वो कोशिश करें 2 से 3 सेकंड से शुरू करें और फिर उसको बढ़ाते जाएं। असल इसका काम यह है कि उस वक्त तक आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें जब तक कि आपकी बॉडी का ऊपर थक नहीं जाता। ये अहम बात है, लेकिन स्टार्ट में ऐसा ना करें। अब मेरी तरफ देखिए कि मेरी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूं मैं। सबसे पहले मेरी आइज़ को आप देखिएगा, मैं अपनी आइज़ को ऊपर लेकर जाऊंगा, फिर मैं नीचे लाऊंगा, फिर मैं सबसे नीचे लाऊंगा, फिर मैं वापस लाऊंगा, फिर मैं दाएं खींचूंगा, फिर वापस, फिर बाएं खींचूंगा। देखिएगा, आई बॉल फुल ऊपर खींचने हैं, गर्दन को नहीं खींचना, आई बॉल। वापस सामने, नीचे, फुल खींचिए आई बॉल्स को, फुल। गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना आपने, सिर्फ आई बॉल्स को खींचना है। और ये जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब वापस ले आइए, अब राइट खींचिए आंखों को, फुल फुल राइट, जितना आप आई बॉल्स को राइट कर सकते हैं बगैर अपनी गर्दन हिलाए। जब आपकी थक जाए तो वापस ले आइए। अब लेफ्ट देखिए, फुल लेफ्ट अपने घुमा दीजिए आई बॉल्स को, फुल फुल। और जब यहाँ पर आपको अच्छा, आप हल्की सी, आईब्रो को नहीं प्रेशर दे रहे ना? जी, सिर्फ आई बॉल,
आई एम टॉकिंग अबाउट आई बॉल। आईब्रो नहीं रेस कर रहे ना जी। उसके मसल को छेड़ रहे हैं, वो नहीं, सिर्फ सिर्फ आंख आई के बॉल आई बॉल को छेड़ और रहे फिर आई बॉल सामने ले आइए। अब ये मैंने 4 काम किए, पहले आई बॉल्स को ऊपर ले गया, फिर आई बॉल्स को नीचे ले गया, फिर आई बॉल्स को राइट पे ले गया, फिर आई बॉल्स को लेफ्ट पे ले गया। अब यही काम 4 करने हैं नेक के साथ। अच्छा। देखिए और जोर लगाना है ताकि जैसे मैं हिल रहा हूं, जैसे मुझे शिवरिंग सी फील हो रही है, ऐसे ताकि Stretch कर बॉडी रहे हैं में आप स्ट्रेच ताकि। कर रहा हूं। यस, फिर वापस लाइए अपनी नेक और फिर नीचे नीचे भी। जोर से, अच्छा, नीचे भी स्ट्रेच कर रहे हैं वो, ठीक है? जोर से। कुछ लोगों को यहां पर हल्की सी, जिनकी गर्दन मोटी होती है या फैट्स होती हैं, उनको थोड़ी सी फीलिंग्स होगी। जहां फीलिंग है वहां रोक देना है, उसको जोर लगा के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, बस जहां तक आप कर सकें। हमारी रोज की प्रैक्टिस है हम फुल, ये देखें मेरी चिन जो है वो मेरी चेस्ट से लग रही है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, जितनी आपकी जा रही है नेक उतनी कर लें। वापस, अब उतने ही जोर से राइट, फुल राइट। जब आप ये फुल राइट खींचते हैं ना तो आपके यहां पर मसल हल्के से स्ट्रेच होते हैं। ये 3 दिन आपको रहेगा मसला, चौथे दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब देखिए लेफ्ट, फुल लेफ्ट खींचिए इसको, फुल। जब आप थक जाएं तो आप वापस आ जाइए। अब आपने ये 2 काम कर लिए। अब तीसरा काम जो आपने करना है वो यही काम अपने हाथ के साथ करना है। पहले दाएं हाथ के साथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिए अपना बाजू, ये देखिए, और अब आपका हाथ जो है ऊपर जाएगा। ये अब जब ऊपर गया, देखें मेरी बाजू जो है, ये देख रहे हैं आप, ट्रेम्बल कर रहा है। क्यों? कि मैं जोर लगा रहा हूं। इधर से मैं खींच रहा हूं, हाथ नहीं लगा रहा, और इधर से नीचे हो रहा है। ये जितना कि मैं खींच सकता हूं। ये जब थक जाऊं तो वापस अपना हाथ ले आऊं यहां पर, और अब नीचे जितना खींच सकता हूं। बाजू स्ट्रेट रहनी चाहिए। छोड़ दीजिए। उसके बाद जब थक जाएं, राइट, फिर जोर लगाएं, पूरे बाजू के अंदर स्ट्रेच करें इसको, मसल आपके खिंचे हुए होने चाहिए बिल्कुल मुकम्मल, और उसके बाद इसको छोड़ दें। फिर लेफ्ट और छोड़ दें। उसके बाद अपने बाएं हाथ के साथ अपनी दाएं कलाई को पकड़े ऐसे, और अपनी तरफ चेस्ट की तरफ लाएं। ये देखें, जोर से दबा के छोड़ दें। ये देखिएगा, अगर आप क्लोज कर सकें तो कितना रेडिश हो गया हाथ। उसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ा उसके अंदर, ब्लड लेवल उसके अंदर सर्कुलेट करना शुरू हो गया। अब यही काम अपने बाएं तरफ से कीजिए। अपने बाएं हाथ को, ये देखें, ये ट्रेम्बल कर रहा है, वापस ले आइए अपना बाएं हाथ। अब ऊपर खींचिए, ऊपर से अंदर की तरफ लाना चाहिए आपको हाथ को, यूं, लेकिन बाजू स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। हाथ, अच्छा। और उसके बाद ऐसे रखें। फिर लेफ्ट को कीजिए, इसको स्ट्रेच जितना कर सकते हैं, और फिर राइट को स्ट्रेच कीजिए जितनी देर आप कर सकते हैं। उसके बाद वापस ले आइए। अब इस हाथ से, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचिए। 3 से 4 सेकंड तक कोशिश कीजिए। अगर ज्यादा कर सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर थकावट फील हो वहां उसको छोड़ देना है। ये अब दोनों हाथों के आप देखिए कि कलर किस तरह चेंज हो गया। अब आप अपने ऑक्सीजन को चेस्ट के अंदर जमा कीजिए, जितनी चेस्ट में जमा कर सकें और जितनी देर रोक सकें। अब छोड़ दीजिए। अब सारी ऑक्सीजन को पेट के अंदर जमा कीजिए। अब छोड़ दीजिए। अब पूरे पेट को खाली कर दीजिए। रोकी रखिए 3 दफा। अब थोड़ा सा आगे होइए अपने बिस्तर पे या अपनी चेयर के ऊपर, और यही एक्सरसाइज अपने पाँव के साथ कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, और पाँव नीचे, ये आगे से पाँव को नीचे होना चाहिए आपके। ये जोर से, हल्की सी यहां पेन शुरू होगी आपको मसल में शुरू में, उसके बाद वापस लाइए। अब ऊपर जोर से पंजे को अपनी तरफ खींचिए, उसके बाद वापस कीजिए। अब दाएं तरफ
फुल दाएं तरफ जितना, ये देखिए ट्रेम्बल होना चाहिए, आपको पता चले कि आपके पाँव में और टांग में मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। फिर छोड़ दीजिए। अब जब चारों तरफ होगी पोजीशन, अब दोनों हाथों से इसको यहां से पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए, और उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर बाएं पांव को देखिए, बिल्कुल वही एक्सरसाइज, स्ट्रेट देन स्ट्रेट, और पंजा आपका जो पांव का है वो नीचे की तरफ होना चाहिए फुल, उसके बाद ऊपर की तरफ होना चाहिए फुल। ये देखिए मैं भी कर रहा हूं अभी कि मेरा रोज का काम है। इवन देन यहां पर छिन पेन जिससे हम कहते हैं, हल्की सी पेन शुरू होती है, ये बहुत अच्छी है आपके लिए। ये अल्लाह ने पॉजिटिव दर्द दी हुई है, इसको होना चाहिए। इसका मतलब है कि असरात हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए 3 से 4 दिन अगर आपको पेन नहीं होती तो इसका मतलब एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे विग्रेसली। अच्छा। विग्रेसली कीजिए, वाइटली कीजिए, ताकि उसकी पेन आपको फील हो। लेफ्ट और फिर राइट, और फिर इसी दोनों हाथ से इसको खींचिए। उसके बाद यहां से लेकर सर के बाल से लेकर पांव तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जैसे फिल्मों में करंट नहीं लगता। हाँ। उसके बाद छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल करीब कीजिए कैमरा, ताकि कलर नजर आ सके इनको। जो असरात चाहता हूं मैं वो ये हैं जो होने चाहिए आपके साथ। और सर ये जो आपने पोजीशन बनाई थी दोबारा बनाइएगा। ये देखिए, अब इस पे थंबनेल बनेगा काशिफ फराज साहब को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए लाइव शो में फिजा अली ने कैसे मदद की। तो आपको पता है थंबनेल लोग जो बनाते होते हैं, ठीक है, तो किसी को एहसास कोई नहीं है कि किस तरीके से वो आपकी मदद करें, आपका काम करें, मगर थंबनेल चेक कीजिएगा बाद में ऐसे बने होंगे। जरूर। ये देखिए, ये हाथ जो हैं बिल्कुल रेडिश हो गए हैं, चेहरा जो है ब्लश होना शुरू हो गया। ये कलर जो है पूरी बॉडी का, ये देखिए इवन के नाखूनों के अंदर आप देखिए कितनी ऑक्सीजन चली गई है, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पर बड़ा है। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नफ्सियाती प्रॉब्लम है, बीमारी है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है, लाइट सतह का यानी कि जो ठीक होने वाला है, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज दुनिया में सबसे अच्छी से समझी जाती है। थैंक यू इसको सो जरूर मच। कीजिए। जितनी ऑक्सीजन आज आपके अंदर भर गई है, आप आराम से चांद पे जा सकते हैं। आपको किसी सिलेंडर की जरूरत नहीं है। सर थैंक यू सो मच, बड़ा गाइड किया हमें नए तरीके से, नई एक्टिविटी एक अपनी बॉडी में लेकर आएँ, ये जो करें, और इसके साथ अपनी ज़िंदगी को आसान करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं तो आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते, कोई अच्छा फैसला तो कर ही नहीं सकते, चाहे जितनी बड़ी पंचायत लेके घूम जाए। अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, टेंशन है, तो आपको कोई अच्छा फैसला आपके हाथ से जो किया जाएगा वो कोई अच्छा नहीं होगा, और ना ही कोई आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ भी बुरा कर रहे हैं, अपने जहन के साथ भी। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, वी लव्ड इट। और हमेशा की तरह आज की भी आपको मुझे लगता है कि सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। जो चीज़ रह गई है, रील्स सेव कर लीजिएगा, टेक्निक्स आप अपने घर पे फॉलो कीजिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आपका रुझान लेकर आना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज कुछ आया है मुल्क में। 269 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ठीक है, जिनमें दाखिले के लिए स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, उनमें ये कहा जाता है गुज़श्ता साल जो है उसके निस्बतन इस बार जौन सा 30 से 40% कम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं। बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो ये सूरत हाल है, जिस तरह से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ लाहौर की है ना, वहाँ पर लोग दाखिले ले रहे हैं, वहाँ का रुझान ठीक है, बल्कि इंक्रीज़ भी हो रहा है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बल्कि सीटें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब 1,92,000 जो तालिब इल्म हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए जो है ना, इनमें पोर्टल पर टिक किया, ओके। अब पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में जो डिपार्टमेंट है उनके, ठीक है, उसमें एडमिशन्स वगैरह तो उधर भी हो रही हैं, मगर असूलन देखने में सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ज़्यादा है, मगर कहा यह जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो कम हो रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट में तो 5 से 10 दरख्वास्तें जो है ना वो सिर्फ मौसूल हुई हैं। अब ये जो लोग हैं ये क्यों और किन डिपार्टमेंट में आज के बच्चे जो हैं जाने से गुरेज कर रहे हैं, या ये फिर ओवरऑल शिफ्ट आ रहा है कि यूनिवर्सिटी से बच्चे जो हैं वो दूर जा रहे हैं। ये जो कोर्सेज़ है इसकी तरफ तो नहीं जाना शुरू हो गए, मतलब जो ई कोर्स का है, ट्रेडिंग का कोर्स है, कहीं उसकी तरफ तो नहीं इनका रुझान ज़्यादा हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया के भी कोर्सेज शुरू हो गए हैं, कहीं उसकी वजह से तो नहीं है वेब डेवलपमेंट हो गई।
तो क्या ये सिचुएशन बन रही है? आज इस पे बात करने के लिए हमने बुलाया प्रोफेसर नईम मसूद साहब को, जो कि कॉलम राइटर भी हैं और माहिर तालीम भी हैं। मैंने कहा इनके साथ बात करेंगे तो शायद हमारे सवालों का जवाब इनसे अच्छी तरीके से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। मसूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये यूनिवर्सिटीज़ में जो दाखिले हैं ये कम हो रहे हैं, कमी आ रही है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए फिजा, इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में दाखिलों में कमी आई है। शोर इस दफ़ा पड़ा है। पिछले 4-5 सालों से ऐसे रुझानात थे कि यूनिवर्सिटियों में दाखिला कम हुआ है। हाँ, अब आप कहें मेडिकल यूनिवर्सिटियों में दाखिला कम हुआ है, वो नहीं होता। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में दाखिला कम हुआ है, वो नहीं होता। इवन उसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, लेकिन दाखिला कम होता है जनरल में, नेचुरल साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, लैंग्वेजेस में। तो इन सब्जेक्ट्स में या इन प्रोग्राम्स में एडमिशन्स बहुत कम है, जो हमारे लिए, नेशन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसकी बेसिक वजह बता दीजिएगा कि क्यों कम हो रही है? इसकी 2-3-4 वजूहात है। एक तो आप ओवरऑल देखें, जब आपके मुल्क में पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, खते अफलास से नीचे 50% के करीब लोग हो जाएंगे, और जो पब्लिक सेक्टर है जिसे हम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, उनकी फ़ीसें मुकाबलातन एक जैसी हो जाएंगी प्राइवेट सेक्टर से। उसकी एमफिल की, पीएचडी की, मास्टर्स की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जिनकी मार्केट है जिन सब्जेक्ट्स की, तो स्टूडेंट्स दाखिला नहीं ले पाएंगे। दूसरा एक बड़ी वजह यह है कि जब जॉब मार्केट के सब्जेक्ट्स को यूनिवर्सिटीज़ सामने नहीं लाएंगी, पेश नहीं करेंगी कि स्टूडेंट्स उससे अट्रैक्ट हो, तो स्टूडेंट क्यों जाएगा? स्टूडेंट क्यों जाएगा फ़ारसी में एडमिशन लेने? स्टूडेंट क्यों जाएगा उर्दू में एडमिशन लेने? स्टूडेंट जाएगा आईटी में, स्टूडेंट जाएगा साइबर के दीगर शोबों में, स्टूडेंट जाएगा मेडिकल में, और स्टूडेंट जाएगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जहां उसको जॉब मिले। जब यूनिवर्सिटियां और पब्लिक सेक्टर, जब मैं पब्लिक सेक्टर कहता हूं तो इट मीन्स सरकारी यूनिवर्सिटी, जब उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, ना पढ़ने के दौरान क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, ना वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, ना वहाँ पर टीचर इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर स्टूडेंट यकीनन दाखिल नहीं होगा। स्टूडेंट को पढ़ने के बाद कुछ करना है। ये यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल नहीं है कि पढ़ा चलें हाई स्कूल चले जाएंगे, चलें कॉलेज चले जाएंगे। ये देखें, एक प्रैक्टिकल पर्सन और यूनिवर्सिटी। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है वो स्किल्स नहीं सिखा रही है, शायद ये भी वजूहात है, बिकॉज नो यूनिवर्सिटी इज टीचिंग दिस। देखिए, स्किल्स का तो यूनिवर्सिटी ने सोचा ही नहीं कभी। गुज़श्ता 10 साल से यूनिवर्सिटियों ने अपने अंदर ना एवोल्यूशन लाए हैं, ना उसमें कोई ना कोई जिद्दतें आई हैं। अब देखिए, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब स्टूडेंट ये चाहता है कि जब वो पढ़े उसको क्वेश्चन करने की भी इजाज़त हो, इंटरनेशनलाइजेशन भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो, और इंडस्ट्रियल लिंक भी हो। यूनिवर्सिटी कहा किसे जाता है? यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है, उस दानिशगाह को कहा जाता है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करें, जहाँ पर आप अप्लाइड नॉलेज लेके आएँ, जहाँ पर आप पॉलिसीज़ बनाएं जो कौम के लिए हो, जहाँ पर आप रिसर्च करें, जहाँ पर रिसर्च बिके। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ, और जो मैंने अर्ज़ किया, क्या इसके मुताबिक हैं? अगर तो इसके मुताबिक हैं तो फिर एडमिशन होगा, या कोई सब्जेक्ट इसके मुताबिक है तो उस प्रोग्राम में एडमिशन होगा। अगर वो इस पे नहीं पूरा उतरती, तो मुझे बताइए कि आज का कॉन्शियस स्टूडेंट, आज का वो स्टूडेंट जिसका जो शार्प है, जिसके हाथ में सेल है और वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएगा जहां उसका फ्यूचर स्वाय वक्त के ज़िया के कुछ ना हो? अब आप देखें, चाइना में और जापान में सर ऐसी जगहें बन गई हैं जहाँ पर लोग जैसे अगर पढ़ के निकले हैं, ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट करके, तो अगर उनके पास अच्छी जॉब नहीं लग रही है, नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी उन्होंने जगह बना ली है जहाँ पर वो आप पे करें और उसको आप अपना ऑफिस समझें, वहाँ पे आप बैठें, और वहाँ पे इस तरह से और भी बहुत से लोग आते हैं जिनकी जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, वो उल्टा पैसा दे के अपनी जॉब, जैसे जॉब से आपको पैसा मिलता है, वो उल्टा पैसा दे के अपनी जॉब पे जाते हैं। वहाँ पर प्रोडक्टिव चीज़ें उनको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिसमें 4-6 बंदे अपनी अपनी सोच से कोई आइडियाज़ लेकर आते हैं, वहाँ से कोई बिजनेस आइडिया जो है जनरेट करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। और क्यों?
आपको आइडिया चाहिए, आपको रास्ता चाहिए, आपको एक मदद चाहिए, ठीक है, आपको कोई स्किल चाहिए, आपको मार्केट का पता होना चाहिए। जब आपको धाव भाव का नहीं पता चलेगा, आपको करंट सिचुएशन का नहीं पता चलेगा, आप मार्केट में कैसे उतरेंगे, क्या करेंगे? भले आपके पास जितनी डिग्री हो, वो डिग्री छापा किसी को नहीं चाहिए, आपका स्किल चाहिए। आपने बिल्कुल वही, इसी को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कहा। Yes. आइडिया बिकता है बगैर इन्वेस्टमेंट के। आइडिया मेरा है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, जगह किसी तीसरे की है, प्रमोशन कोई चौथा कर रहा है। जब तक इस तरह सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे आप एजुकेशन को, आप उसी तरह ABC की तरह लगे रहेंगे, तो फिर ना एजुकेशन आपको अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को, और ना एजुकेशन को मार्केट अट्रैक्ट करती है। आप उस एजुकेशन को प्रमोट करें जिसमें मुल्क कौम का भी फ़ायदा हो। देखिए मैं आपको बताऊं, सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बात आपकी कंटिन्यू करेंगे। बस आखिर में थोड़ा सा ब्रेक से पहले बता दूं, मेरी बड़ी सारी दोस्तें हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा जो है ना तालीम हासिल नहीं की, मैट्रिक में छोड़ दिया था, और मैंने उनसे ज़्यादा पढ़ के, तो मैं देख ले मैं किधर बैठी हूँ, तो वो आज मेरे से ज़्यादा बिजनेस वुमेन बैठी हैं, लाखों करोड़ों छाप रही हैं। तो बात ये कि जो स्किल समझाने की कोशिश करें वो हम आपको ब्रेक के बाद। अच्छा एक और चीज़ देखें, नौकरी पेशा इंसान, मैं वैसे पर्सनली ना मैं नौकरी के कोई हक़ में नहीं हूँ। मैं हमेशा इस बात के हक़ में हूँ कि बच्चा पढ़े लिखे, तालीम हासिल करे, क्योंकि देखें जिस एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं ना, उसके बाद ही फिर आप उस चीज़ को सोचते हैं। मैं इस ख्वाब में हूँ, इस सोच में, इस एफर्ट में हूँ कि मेरी जैसे 10 साल की बेटी है, वो पढ़े लिखे, जो भी अपनी तालीम हासिल करती है, तालीम ज़रूरी भी है, मगर उसके साथ उसके अंदर कोई ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि कल को अपना कोई बिज़नेस करे, कोई अपने माइंड से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाए, कुछ लॉन्च करे, कुछ उसके पास आइडियाज़ हो, प्रोडक्टिव कोई चीज़ लेकर। ये जो बिज़नेस आइडियाज़ है ना, वो नहीं जनरेट हो रहे। मैं कहती हूँ आज आप एक बीज बो दें, छोटा सा बिज़नेस खोलें, कल को यही बिज़नेस आपको करोड़ों अरबों पैसा खुद देगा, आपकी प्रोडक्टिव आइडियाज़ के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ये पैसा इतना लेती है, मगर उधर से बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ा भी रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा रही है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो क्या इन चीज़ों से बिज़नेस उसको आ जाएगा? ये सब पढ़ाने से बिज़नेस मैन बन जाएगा वो? ये बात करें ना, फिर होगी बात सर, करें फिर इस पे बात, कैसे बनेगा फिर? देखिए जब तक आप सिंक्रोनाइज नहीं करते सब्जेक्ट्स को, जब तक आप अप्लाइड रिसर्च नहीं करते, जब तक अब आप देखें नेचुरल साइंसेस में कौन एडमिशन लेता है, अब आप देखें फारसी कौन पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता। जब तक आप वो चीज़ें नहीं देंगे जो मार्केट में चाहिए। मार्केट में क्या चाहिए? मार्केट में आपको एक स्विच ठीक करने से एक जहाज़ उड़ाने तक की स्किल चाहिए, आपको एक बिजनेस प्रमोट करने से यानी उसकी मार्केटिंग करने से आपको प्रोडक्शन तक की ज़रूरत है। देखिए जिस यूनिवर्सिटी के साथ इंडस्ट्री लिंक नहीं है, आप मेडिकल कॉलेजेस में कामयाबी देखते हैं, क्यों देखते हैं? तीसरे साल में बच्चा जाता है और बच्चा वहाँ पर हॉस्पिटल जाता है तीसरे साल में, और वो पेशेंट के ऊपर काम करता है। यहाँ स्टूडेंट MBA कर रहा है या यहाँ स्टूडेंट कोई भी तालीम ले रहा है, इवन कंप्यूटर की ले रहा है, जब वो ये नहीं देखेगा कि उसकी जो यूनिवर्सिटी है क्या उसकी कोई यूनिटी कम्युनिटी से भी बनता है। अगर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कम्युनिटी सेंटर किसे कहते हैं? कि कम्युनिटी सेंटर उसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हर तरह का लोग जाएं, पेरेंट्स स्टेक होल्डर हैं यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट स्टेक होल्डर हैं यूनिवर्सिटी के, और उसके अलावा आप देखें टीचर स्टेक होल्डर हैं यूनिवर्सिटी के। हमने स्टेक होल्डर किसी और को बता दिया। अब आपके अशराफिया के बच्चे जब यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, मैं बहुत सारे वाइस चांसलर और बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानता हूं फिजा, कि उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो भी नामवर लोग बाहर पढ़े हैं, वो अपनी नंबरदारी के लिए, अपनी सरदारी के लिए वाइस चांसलर तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं करवाते, तो दूसरे लोग कैसे जाएंगे? सर एक और बात पे मुझे इतनी जोर की हंसी आ रही थी, आप बात कर रहे थे। देखें जो बिज़नेस स्टडीज़ जो है, हमारे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में जो टीचर आता है ना अंदर, उसने खुद कभी बिज़नेस किया है? उसने खुद कभी बिज़नेस किया है? वो खुद खाता पढ़ता है तो आगे पढ़ाई जा रहा है, वो खुद खाता पढ़ता है तो फिर आगे पढ़ाई जा रहा है, उसने खुद कभी कोई बिज़नेस नहीं किया फिर क्या पढ़ा रहा है, फिर क्या सिखा रहा है बिज़नेस? देखिए यही वो बात है। देखिए दो तरह की तालीमात है, एक वो
फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं, आप 4 दिन बैंक में जाते हैं और 4 दिन यूनिवर्सिटी में आते हैं। 4 दिन जब आप बैंक में जाते हैं, आपका टीचर आपसे फिर भी कनेक्टेड है। जब 4 दिन, क्या सारी बैंकिंग आप यूट्यूब से ड्राइविंग सीखना चाहती हैं, सीख लेंगी? मैं जहाज़ चलाना यूट्यूब से सीख लूँगा, ऐसा नहीं होता। जब तक इन हाथों से आप काम नहीं करते, सिर्फ दिमाग नहीं है, जब तक आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारी एक यूनिवर्सिटी, या नाम नहीं लूँगा, उसमें पिछली दफ़ा, आप तो इस साल कह रहे हैं ना, उसमें पिछली दफ़ा 32 एडमिशन हुए एग्रीकल्चर में, और उसकी टोटल फैकल्टी पता है कितनी थी? 72। भाई सोचे ना, फिर आपके पास स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा? मैं एक और यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जब मेरा दौर था, उस वक्त इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 1 साल तक पानी नहीं आया, उसके वाटर टैब में पानी नहीं था। ये इंटरेस्ट है हमें। फिर हम क्या करते हैं, हमने जब यूनिवर्सिटी को अपने दोस्तों और अपने बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया हो। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, मैं आपको बताऊं। आप एक फैकल्टी बनाते हैं, उसके ऊपर एक डीन रखते हैं, उसके नीचे फिर प्रोफेसर रखते हैं। डीन आपने सिर्फ XYZ को डीन बनाने के लिए फैकल्टी बना ली। अब आपको वो नहीं पसंद है, आपने उसे तोड़ दिया। क्या यूनिवर्सिटीज़ इसलिए चलती हैं? मैं ये दावे से कहता हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्हें कहें कि 1 हफ्ते का जो पेट्रोल के बिल्स हैं वो हिसाब किताब आपको दे दे, नहीं दे पाएंगे। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कश्मीरियात एक मजमून है, उसका एक प्रोग्राम है। उनसे ज़रा पूछे कब का कोई दाखिला हुआ है, आखिर उसके ऊपर प्रोफेसर्स मौजूद है ना। कोई क्राइटेरिया नहीं देखा जा रहा, ना HEC का देखा जा रहा है, ना कोई और देखा जा रहा है। फिर वो प्रोफेसर्स क्या करते हैं? वेले बैठे रहते हैं, ये भी तो है सवाल। ब्रेक के बाद बताइएगा मुझे। अच्छा जी, आप बता रहे थे कि ये जो वेले बैठे होते हैं, कश्मीरियात डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, अब ये जो उधर प्रोफेसर जहाँ पे उनको हायर किया गया है, जो सारी फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? वेला बैठा है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, एक प्रोफेसर पे अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फुल प्रोफेसर जो कम से कम 21वें ग्रेड में है, अगर उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है, एडिशनल पावर्स नहीं है, तो वो 1 हफ्ते में 6 घंटे ड्यूटी करता है सिर्फ। एक डीन को आप गाड़ी भी देते हैं, क्या वो बिजली के बिल कलेक्ट करने जाता है या गैस के मीटर चेक करने जाता है? कितनी सी यूनिवर्सिटी होती है, आप उसे पेट्रोल भी देते हैं, आप उसे गाड़ी भी देते हैं, और 0 पीरियड पढ़ाता है। पेपर छापते हैं और उसमें प्लेजरिज्म है, और हम प्लेजरिज्म में पूरी दुनिया में बदनाम है, यानी जाली रिसर्च है। आप पूछें उस वाइस चांसलर का फर्ज है ना जी कि वो पूछे, तो टीचर ट्रेनिंग नहीं है। हमारी PhDs भी हो रही हैं। देखिए PhDs, आपने वो बात की फिजा कि आप छाप छाप के डिग्रियां दे दें, जिस तरह छाप छाप के डिग्रियां दी जाती हैं, तो फिर आप उसके जहाज बना के तो उड़ा सकते हैं, उससे इस्तेफादा नहीं कर सकते। आप रैंकिंग जब नहीं ले सकते, कुछ मैं नाम नहीं लेता, आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऐसी हैं कि स्टूडेंट बाहर निकलता है और जॉब उसका इंतजार कर रही होती है। हाँ। ऐसी यूनिवर्सिटी में है। हाँ। क्या हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते? क्या वहाँ फरिश्ते पढ़ाते हैं? क्या वहाँ सेठ है, और सेठ अपनी यूनिवर्सिटी का ख्याल करता है। वाइस चांसलर की ना अपनी ट्रेनिंग, ना वो फाइनेंशियल मैटर्स को समझता, ना उसे पता है कि गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में और प्लस मैनेजमेंट, इन तीनों में फ़र्क क्या है, जब वो अपना एक्ट नहीं पढ़ता। अब आप एक यंग बंदे को जब आप वाइस चांसलर लगाते हैं, जिस तरह पीछे 25 वाइस चांसलर लगा, मैं आपको फिजा दावे से कहता हूँ, आपके पूरे पंजाब में 25 वाइस चांसलर नहीं हैं। आपको उन्हें ऑफर करनी चाहिए थी, अपॉइंटमेंट उनके कदमों में रखने चाहिए थे जो इस काबिल है। जब आप 50% सिफारशी भर्ती करेंगे तो मुझे बताइए वो यूनिवर्सिटियां कैसे चलेंगी? एक बंदा कहीं चेयरपर्सन नहीं रहा, चेयरपर्सन नहीं रहा। देखे ना जी, पहले लेक्चरर, फिर उसने AP होना है, एसोसिएट प्रोफेसर होना है, प्रोफेसर होना है, किसी डिपार्टमेंट का उसने चेयरपर्सन होना है, फिर उसने डीन बनना है, फिर उसने सारी चीज़ों में आगे जाना है। एक बंदा क्लास में भी नहीं जाता था, आपने उसे उठाया, आपने उसे वाइस चांसलर बना दिया।
मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि 25% यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च से कमाए, 25% यूनिवर्सिटी अपनी एंडोमेंट फीस से कमाए, 25% ट्यूशन फीस से कमाए और 25% ग्रांट मांगे। ग्रांट के लिए आपको मिलती नहीं और आप ये 75% जब ट्यूशन से कमाएंगे, बच्चे से निकालेंगे, उसके मजदूर बाप से निकालेंगे, तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटियों में आप फर्ज करें मैंने अप्लाई किया 6 डिपार्टमेंट्स में, तो मैंने 6 एप्लीकेशन दी ना, तो वो कहते हैं जी हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशन है, हालांकि 30,000 ने एप्लीकेशन दी है, कैंडिडेट 30,000 है। आप कैसे कहते हैं अप्लाई करने वाला 1 लाख आ गया? जब तक आपके कौलो फेल का तजाद ऊपर से लेके ईवान बाला से लेके ईवान ज़ेरी तक ख़त्म नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी ख़त्म नहीं होगा। हमारे वहाँ मोस्टली अब देखें ये भी हो रहा है, अक्सर जो लोग हैं ना जो छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं ना, सोशल मीडिया का कोर्स करवा रहे हैं, ई कॉमर्स का कोर्स करवा रहे हैं, ट्रेडिंग का कोर्स करवा रहे हैं, क्रिप्टो के ठीक है कोर्स करवा रहे हैं, वो ये कहते हैं आए हमारे पास 50,000 फीस दें, 6 महीना हमारे पास रहें, हम आपको ट्रेन कर देंगे। ट्रेन कर भी देते हैं, वो आपको 3, 4, 6 महीने में ये सोशल मीडिया हैंडल करना सिखा देते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 4-4 साल की डिग्रीज करवा रही हैं, 4 साल में ये क्या सिखाती हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी जो सोशल मीडिया सिखा रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी जो ट्रेडिंग सिखा रही है, कौन सी है जो आपको क्रिप्टो सिखा रही है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ई कॉमर्स सिखा रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी सिखा रही है? क्या सिखा रहे हैं? मीडिया 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 आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। मीडिया 4 साल में आपको बच्चों को सिखा के पढ़ा के आपको भेज देते हैं। बच्चे आगे मीडिया में जब हमारे पास आते हैं ना, यहाँ पे उनको अलीबे भी नहीं, कितने इंटर्नीज बैठे हैं, पीछे भी बैठी हैं बच्चियाँ हमारी इंटर्नीज की, भरी पड़ी हैं, 5 बच्चियाँ बैठी हैं मेरे पास। वो आई आके कहती ओ इसे पीसीआर कहते हैं, अच्छा चैनल ऐसा होता है, ओ न्यूज़ ऐसी जगह से होती, तो कुछ नहीं पता होता। और एमफिल करके आई होंगी, पीएचडी भी करके आई होंगी। आप मुझे बताइए 4 साल क्या क्या सिखा रहे हैं? और ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं 4 महीने में सिखा रहे हैं। ये जो शॉर्ट कोर्सेज जाके आप ले रहे हैं 4 महीने में बंदा सीख रहा है, और ये 4 सालों में आप कख नहीं सीख रहे, कख। फिजा मैं आपको बताऊं, मैं कोई 1 महीने में कम अज़ कम पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ सूबों में 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, सेमिनार में जाऊँ, दोस्तों के पास जाऊँ। जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि हम बेकार लोग पैदा कर रहे हैं। हमारे पास जिन बच्चों के पास टैलेंट है, जो टैलेंट लेके जाते हैं, हम उनका टैलेंट ज़ाया करते हैं। मगर हम इन बच्चों की ज़िंदगी भी तो ख़राब करें। ये जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप के पैसे नहीं लगते, इनकी ज़िंदगियों की जायदादें लग जाती हैं माँ बाप की बच्चियों को पढ़ाने के लिए। एक बड़ी टेक्निकल बात बताऊँ आपको, शायद कोई काम ही बताएगा। पहले हम लेक्चरर भर्ती करते थे, मैं कहता था लेक्चरर कमांडो होता है, उसमें एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है, और वो अपने सीनियर को भी सर्व करता है। अब हम कहते हैं नहीं, पीएचडी वाला आएगा वो एपी लगेगा, यानी हम कमांडो की बजाय शुरू में ही एक खलीफा भर्ती करना चाहते हैं। वो ना नई नस्ल के साथ इन टच, ना वो ऊपर टच। अब यूनिवर्सिटियों में होता क्या, आपने एक वाइस चांसलर भर्ती किया, पहले 2 साल वो उसे समझ नहीं आएगी क्योंकि वो फाइनेंस को समझते ही नहीं, नया टर्नओवर है। अच्छा, अगले 2 साल वो कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा, वो भर्तियां करेगा, वो गवर्नमेंट के साथ अपनी लैक्सलैक अच्छी करेगा, और इस दौरान ना उसे पता है रिसर्च हो रही है कि मैं मुझसे आप अगर एक जुमले में पूछें कि मैं एक जुमले में नहीं, मसूद मुझे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में फेल का बायस एक बंदा बताइए, हुकूमत है या वाइस चांसलर है या प्रोफेसर हैं, तो मैं कहूँगा वाइस चांसलर है। उससे आपने एक वाइस चांसलर के पास एक वजीर आला से ज़्यादा अपनी रियासत में इख्तियारात होते हैं। अगर वो उसे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने ही नहीं आते, वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग में लगा रहेगा, तो ना उसे लैब्स का पता होगा, ना उसे बाकी। फिर हुकूमत भी क्या करती है, सॉरी टू से, मैं बड़े दर्द दिल के साथ कहने लगा हूँ कि आपने लैपटॉप तो तकसीम करने हैं 1 करोड़ के, आप यूनिवर्सिटियों से ही पैसे लेते हैं, उनके किसी ना किसी फंड से निकलवाते हैं, और उन पैसों से आप 1 या 1.5 या 2 करोड़ के लैपटॉप देने के ऊपर 3-4 करोड़ रुपया प्रोटोकॉल पे लगा देते हैं, आनियाँ जानियाँ पे लगा देती हैं। मुझे बताएं वो पैसा तंदूर में गया या एजुकेशन में गया? आपने सियासत घुसेड़ दी। आपको पता 3-3 MPA
अगले दिन यूनिवर्सिटियों को 3 में डिवाइड करेंगे। एक बुजुर्ग यूनिवर्सिटियां जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, बीजीयू या बहावलपुर, एक जो 2002 के बाद बनी। तीसरा ग्रुप वो है जो 2009 और 11 के बाद बने। हर एक की डायनामिक्स डिफरेंट है। आपने मशरूम्स की तरह यूनिवर्सिटियां बगैर सोचे समझे बना दी। सर एक और बात मैं कहूँगी, प्रोग्राम बिल को होता है वो इस पर ज़रा नज़रसानी कर दें। फीसें जो स्टूडेंट्स पे नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फीसा मैं दावे से गवर्नमेंट की भी तो बहुत ज़्यादा फीस है, प्राइवेट की तो चलो है ही बदनाम है, ऑलरेडी बदनाम है कि प्राइवेट की बहुत फीसें होती है, मगर गवर्नमेंट की भी इतनी फीसें। देखे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कल एक मीडिया का बंदा आया जो अच्छा नेक आदमी है और कमाता भी है। उसके पास अपनी बेटी के लिए एमफिल में दाखिले के लिए पैसे नहीं थे, सरकारी यूनिवर्सिटी थी। 50% मैंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े वाइस चांसलर से। और एक और मैं आपको बात बता दूं, आप आज फीस कम कर दें, अगर इन सब यूनिवर्सिटियों के दाखले ना बढ़ जाएं तो तब बात कीजिएगा, मुझे प्रोग्राम में बुला लीजिएगा कि नहीं मसूद आपने ये गलत बात की है। हम दाखले करना नहीं चाहते, हम सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नंबरदारी चाहते हैं। सियासतदान अपनी सियासत चाहता है और प्रोफेसर अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन वहां नौकरी उनकी सर हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएंगे तो फिर हमसे भी तो सवाल होगा। सामने वाले को अगर हम होशियार कर देंगे, इल्म दे देंगे और तालीम आम कर देंगे तो वो तो पूछेगा। जरा इधर तो आना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नईम साहब, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना गुस्सा गरज जो है वो निकाली और बनता था आपका, तो मैंने भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, मगर ये कि ये गुस्सा कहीं असरअंदाज नहीं होने वाला, कहीं रंग नहीं दिखने वाला। यूनिवर्सिटियों ने इतनी महंगी फ़ीस रखनी है, टीचर्स वो पढ़ाएंगे जो कहीं काम में नहीं आएगा। 4 साल स्टूडेंट्स वैसे ही रगड़ता रहेगा, अपने बाप की जायदाद ज़मीनें बेच के, माँ के जेवर दे बेच के तो फीसें पे कर करके स्टूडेंट्स पढ़ता रहेगा। उसके बाद बाहर निकलेगा तो जॉब के लिए इंतज़ार करेगा, उसको जॉब कोई मिलनी कोई नहीं है। तो यही ज़िंदगी है, इसी तरह गुजारा करना है। आप भी चलाएँ, मैं भी चला रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।